जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब एक महान साम्राज्य बिखर चुका है और चारों तरफ बस अराजकता है। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे हैं और इसी उथल पुथल के बीच से एक नौजवान राजकुमार सामने आता है, जिसे शायद किस्मत ने ही उत्तर भारत को फिर से एक करने के लिए चुना था। ये कहानी है हर्षवर्धन की, जिन्हें हम अंतिम महान एकीकरणकर्ता के तौर पर जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि महज एक किशोर, एक टीनेजर, वो भला एक टूटे हुए साम्राज्य का बोझ कैसे उठा सकता है? उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आई होंगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, एक ऐसी निजी त्रासदी से जो एक युवा लड़के को सीधे सिंहासन तक ले आती है। देखते हैं कि हर्ष सत्ता तक पहुंचे कैसे। देखिए, जब शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो एक तरह का पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया था। पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों का एक जाल सा बन गया था, जहां हर कोई सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा था। माहौल बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित था। हर्ष का सत्ता में आना कोई आसान सफर नहीं था। ये खून और धोखे से भरा था। जब उनके भाई की हत्या कर दी गई तो सिर्फ 16 साल की उम्र में उनके कंधों पर अपने परिवार का बदला लेने और अपने राज्य को बचाने की भारी जिम्मेदारी आ गई। तो सवाल ये है कि इस युवा राजा ने अपने दुश्मनों को कैसे मात दी और एक साम्राज्य खड़ा किया, और कहाँ जाकर उसकी महत्वाकांक्षाओं की सीमाएं खत्म हुई। हर्ष का पहला और सबसे समझदारी भरा कदम था अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज ले जाना। यह सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक कदम से उन्होंने खुद को गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ इलाके और व्यापार के रास्ते के ठीक बीच में स्थापित कर लिया। जाहिर है, इससे उनकी ताकत और दौलत दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनकी उपाधियां भी। उन्होंने शिलादित्य की उपाधि अपनाई, जिसका मतलब होता है पुण्य का सूर्य। ये उनकी एक धर्मपरायण और शक्तिशाली शासक की छवि को और मजबूत करता था। लेकिन हर्ष का विजय रथ हमेशा आगे नहीं बढ़ पाया। नर्मदा नदी के किनारे उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसा पल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और उनके सामने जो शख्स खड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि दक्कन के पठार का शासक, शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ये दो महान साम्राज्यों की टक्कर थी और एक तरह से भारत के भविष्य की लड़ाई थी। लेकिन हर्ष की शख्सियत का एक और पहलू था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। कहा जाता है कि जितनी अच्छी वो तलवार चलाते थे, उतनी ही अच्छी उनकी कलम भी चलती थी। उनका दरबार कला और साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर्ष सिर्फ कला के प्रशंसक ही नहीं थे, वो खुद भी एक बेहतरीन नाटककार थे। उनके लिखे नाटक जैसे रत्नावली आज भी संस्कृत साहित्य के कुछ बेहतरीन नमूनों में गिने जाते हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे यात्री की जो एक बहुत दूर देश से आया था। ज्ञान की तलाश उसे सीधे हर्ष के दरबार तक ले आई, और इस मुलाकात ने सम्राट के जीवन की दिशा ही बदल दी। ये स्लाइड हमें हर्ष की निजी दुनिया की एक झलक देती है। वो पहले भगवान शिव के एक कट्टर भक्त थे, लेकिन बाद में महायान बौद्ध धर्म के एक बड़े संरक्षक बन गए। और ये बदलाव आया चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग से मिलने के बाद। ह्वेनत्सांग, जिन्हें तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की तलाश में हजारों मील का सफर तय करके भारत आए थे। उनका ये सफर उन्हें उस समय के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय तक ले आया। लेकिन ह्वेनत्सांग के लेखों से हमें ये भी पता चलता है कि हर्ष का साम्राज्य कोई सपनों की दुनिया नहीं था। उन्होंने लिखा कि यात्रा करना उतना सुरक्षित नहीं था जितना गुप्त काल में हुआ करता था। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय भी कानून व्यवस्था की अपनी चुनौतियां थी। हर्ष की उदारता के तो किस्से मशहूर थे। हर 5 साल में वो प्रयाग में एक बड़ी सभा का आयोजन करते थे, जहां वो अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े तक दान कर देते थे। ये शायद बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था और सांसारिक चीजों से मोह न रखने का एक प्रतीक था। तो जीत, संस्कृति और आस्था से भरी जिंदगी के बाद हर्षवर्धन ने अपने पीछे क्या छोड़ा, और उनकी कहानी हमें महान साम्राज्यों के बनने और बिखरने के बारे में क्या सिखाती है?
इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए जल्दी से हर्षवर्धन के बारे में कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। उनकी राजधानी कहाँ थी? उन्हें किसने हराया था? और उस मशहूर विश्वविद्यालय का क्या नाम था जिसे उनका संरक्षण मिला? और यहीं पर हर्ष की विरासत का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। उन्होंने जो एकता बनाई थी वो इतनी नाजुक थी और इतनी ज्यादा सिर्फ उन पर निर्भर थी कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद वो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या एक महान व्यक्ति द्वारा बनाया गया साम्राज्य सच में कभी टिक सकता है, या फिर उसका अंत भी अपने निर्माता के साथ ही होना तय होता है? हर्षवर्धन की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।